पिछले क्लास में हम लोग बेल का प्रोविजन कर रहे थे, जिसमें कि यह बताए थे कि बेल कहां कहां है जो आपका राइट बन जाता है। तो सेक्शन 436 वह कह रहा है कि बेलेबल मामला जो भी रहेगा उस मामले में बेल प्राप्त करना, बेल लेना आपका क्या है, मैटर ऑफ राइट है। उसको छोड़कर और किस किस सर्कमस्टांसेस में बेल आपका राइट होता था। तो हम लोग नेक्स्ट आ गए थे 437 में आ गए थे। 437 जो है वो नॉन बेलेबल मामला था, जो हम लोग पढ़े थे कि अगर मामला नॉन बेलेबल भी रहेगा और ये सब सर्कमस्टांसेस होंगे तो बेल आपको मिल जाएगा। जिसमें हम लोग पढ़े थे कि ट्रायल जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सब पढ़े थे हम लोग ना पिछले क्लास में। हाँ, आज हम लोग बस बेल का जो सब प्रोविजन बचा हुआ है, जहां जहां सेक्शन बचा हुआ है वो हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम लोग बेल को देखते हैं कि नॉन बेलेबल केसेस में बेल का क्या है। सेक्शन 437, सेक्शन 437 नॉन बेलेबल मामले के लिए है। आपको अभी जस्ट बोले थे, आप लोग निकाल लीजिए सेक्शन 437। सेक्शन 437, when bail may be taken in case of non bailable offense। ओके, ये सेक्शन आपको कह रहा है, सेक्शन 437 कह रहा है when any person accused और ठीक है ना सस्पेक्टेड ऑफ, या तो वह एक्यूज्ड है या वह उस पर क्या है, शंका है, उस पर जो है शक है। क्या शक है उस पर? द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि उसने क्या किया है, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। इज अरेस्टेड, अगर उसको अरेस्ट किया जाता है और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर, किसी ऐसे आदमी को जिस पर पुलिस को सस्पिशन है या वह इस मामले का एक्यूज्ड है कि उसने कोई नॉन बेलेबल अपराध किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, और पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करती है और अपियर्स इट और इज ब्राउड बिफोर द कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो उसको बेल पर क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। क्लियर? हाँ या ना? तो अब यहां पे बात यह बनती है कि यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अब देखिएगा बेरक की खूबसूरती, यहां लिखा हुआ है मे, है ना, लिखा हुआ मे। आप लोग को बार बार सिखाए हैं सेल और मे क्या अंतर हो जाता है। ये जो मे शब्द इस्तेमाल हुआ है, अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही मे बी रिलीज ऑन बेल, ये जो मे शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है MAY, ये कह रहा है, ये साफ साफ कह रहा है दैट द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन, ठीक है ना, इन ग्रांटिंग बेल। यहां ये मतलब हुआ इसका, मे जो शब्द यहां प्रयोग किए हुए हैं सेक्शन 437 यूजेज वर्ड मे, द यूज ऑफ वर्ड मे, ठीक है ना, क्लियरली इंडिकेट्स दैट द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग बेल, कि यह कोर्ट का डिस्क्रिशन है, यह आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। हम लोग पिछले क्लास में किए थे कि जहां पे आपका मैटर ऑफ राइट होता है, किस किस सर्कमस्टांसेस में बेल जो है आपका अधिकार हो जाता है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ 437 में कि यह कोर्ट का डिस्क्रिशन है। ठीक है, क्लियर? हाँ, चलिए अब आ जाइए, और यह भी एक ध्यान रखिएगा, वहां लिखा हुआ है अदर देन हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, अदर देन हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, तो इसका मतलब है यह मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ ना बेरक में, ये जो प्रोविजन है आपको, ये अप्लीकेबल टू द कोर्ट्स अदर देन हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट सेक्शन 437 इज अप्लीकेबल किसके लिए, टू मजिस्ट्रेट कोर्ट। क्लियर?
ये हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के लिए अलग से कोई रूल होगा, कुछ अलग बात होगी तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग 437 में ये बात कह रहा है ये, ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब कुछ सेक्शन तो पढ़े ही थे, अब एक और इसमें देखते हैं। 437 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, बहुत अच्छा चीज है ये, देखिएगा। क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, अब यहां पे दो क्लॉज दे रखा है 437 का सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 एंड 2 में दो घटना ऐसा दे रखा है, दो इंस्टांस ऐसे दे रखा है जहां पे एक्यूज्ड शैल नॉट बी रिलीज्ड, एक्यूज्ड को नहीं छोड़ा जाएगा ऑन बेल। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब क्या क्या है हम पढ़ देते हैं। सच पर्सन शैल नॉट बी released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or imprisonment for life। तो सबसे पहला चीज तो ये कह रहा है, इसका जो क्लॉज 1 है वो ये कह रहा है कि एक्यूज्ड को नहीं छोड़ा जाएगा अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें कि मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ठीक, क्लियर। अब किसके लिए है ये, कौन से कोर्ट के लिए बताइएगा जरा। अभी जस्ट अभी बताए थे ये सेक्शन किस कोर्ट के लिए है? नहीं, अदर देन हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट है लिखा हुआ। हाँ, कंफ्यूज मत होइए। अदर देन हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट का मतलब हुआ कि यह मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वैसे भी इस चीज का ट्रायल आप लोग पढ़ेंगे, इस चीज का ट्रायल हाई कोर्ट लेगा, सेशन कोर्ट लेगा, एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट। लेकिन हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस में तो मजिस्ट्रेट के पास लाते हैं ना, तब ना ये कॉग्निजेंस जो जाता है वहां पे, सब चीज पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो यानी कि यह जो है, अगर किसी, आवाज म्यूट कर लीजिएगा, अगर किसी अपराधी को इस अपराध में लाया जाता, किसी एक्यूज्ड को इस ऑफेंस में लाया जाता है कि वह इस तरह का अपराध किया है जिसमें कि डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो उसको जो है बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा। क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2, इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं, एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more, or he had been previously convicted on 2 or more occasions of a cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years and or more but less than 7 years। अब देखिए ये क्या चीज कह रहा है, सिंपल सा चीज है, यह उस तरह के लोगों के बारे में बात कर रहा है जो रेगुलर ऑफेंडर है, ठीक है ना। अब क्या किया उसने, कोई अपराध किया, वो गया कोर्ट में, कोर्ट से बेल ले लिया, अब फिर आके क्या किया, उसने अपराध कर दिया, प्रीवियसली कन्विक्टेड, या फिर जो प्रीवियसली इस तरह के अपराध में बेल लेकर घूम रहा है। समझे इस बात को? जो हाँ, बेल में तो एक्चुअली क्या होता है, बेल में बता दिए हैं इसका क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, ये बता चुके हैं आपको। लेकिन अब ये आदमी क्या है कि बार बार, एक बार गया अपराध किया, कोर्ट को है सेटिस्फाई कर दिया कि हमको बेल पर घूमेंगे, हमको कोई, हमसे सोसाइटी को कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बेल में आप चीज के ऊपर एक चीज और पढ़ाए हैं कि सोसाइटी को थ्रेट भी नहीं होना चाहिए उस आदमी से, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, उस आदमी को बेल नहीं दे सकते हैं आप। लेकिन ये क्या है कि ये आदमी बेल पे छूटा, अब फिर उस तरह का एक अपराध कर दिया, एक ऑलरेडी ऐसा अपराध वो किया हुआ है जिस अपराध में उसको मृत्युदंड मिल सकता था, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकता है, या फिर कह रहा है इंप्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, ऐसा अपराध किया है जिसमें कि 7 साल या उससे अधिक सजा का प्रावधान है, उस तरह का अपराध वो पहले कर चुका है और वो बेल पे घूम रहा है। अब फिर उसने क्या किया, ही हैड बीन प्रीवियसली, या फिर क्या कह रहा है, बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड
2 or more occasions of a cognizable punishable with imprisonment for 3 years, 3 साल से ज्यादा का सजा काट चुका है, यानी कि 2 ऐसे मौके पर वो 3-3 साल का सजा काट चुका है, लेकिन लेस देन 7 ईयर्स है, क्योंकि मोर देन 7 ईयर्स पर बात कर चुका है, लेस देन 7 ईयर्स है लिखा हुआ। यानी यही बात बार बार बोल रहे हैं कि वो रेगुलर ऑफेंडर के बारे में बात कर रहा है, जिसका काम ही यही है, अपराध किया, गया 3 साल के लिए जेल, ठीक है ना, फिर बाहर निकला, फिर 6 महीना बाद, फिर साल भर बाद, 2 साल बाद फिर कोई अपराध कर दिया, फिर गया 3 साल के लिए जेल, फिर निकला, फिर वो अपराध कर दिया उस तरह का। तो कह रहा है कि इन सब सर्कमस्टांसेस में उस आदमी को बेल नहीं दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, हमारा ये 437 में, बाकी जो आपका जो है 437 हम कल पढ़े थे, याद है, पिछले क्लास में पढ़े थे 437 का बाकी जो क्लॉज वगैरह सब सेक्शन वगैरह सब है कि जो ट्रायल, हाँ वो सब पढ़ा दिए थे। जो नहीं पढ़ा रहे तो पढ़ाए हैं वो पढ़ा रहे हैं, बाकी जो कुछ क्लॉज मतलब सब सेक्शन सब पढ़ दिए थे, जो ट्रायल कितने दिन में हो जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में हो जाना चाहिए, ये सब कर चुके हैं। अब एक इसी में लिखा हुआ है 437 का जो है, उसी में लिखा हुआ है चाइल्ड के लिए, वुमेन के लिए, सिक पर्सन मतलब बीमार आदमी के लिए, या इनफॉर्म पर्सन के लिए, जो किसी भी तरह से इनफॉर्म है, दिव्यांग है, ठीक है ना, या बीमार है, या कोई वुमेन है, कोई चाइल्ड है, उसके लिए बेल में क्या स्पेशल प्रोविजन है। अगर इस तरह की बातें कभी आती है, कोई पूछा जाता है कि एक मतलब चाइल्ड के लिए क्या प्रोविजन है बेल के लिए, या फिर वुमेन के लिए क्या क्लासिफाइड प्रोविजन है आपके लॉ में बेल के रिगार्डिंग, तो ये चीजें आपको देखिएगा सेक्शन 437 सब सेक्शन 1 का प्रोविजो देखिएगा आप, जहां लिखा हुआ है प्रोवाइडेड, प्रोविजो में है लिखा हुआ, सेक्शन 437 सब सेक्शन 1 का जो प्रोविजो है, मिला? मिल गया, वेरी गुड। अब देखिए क्या लिखा हुआ प्रोविजो में, हम पढ़ देते हैं। इफ ए पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 437 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 and 2 इज अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स, अब दे रहे प्रोविजन दे रखा है, ऊपर कह रहा है कि नहीं देंगे, हम बेल नहीं देंगे, बेल नहीं मिलेगा उस आदमी को। अब उसका प्रोविजो देखिए क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट ए पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 1 and क्लॉज 2, ये रहते हुए भी क्लॉज 1 भी है, क्लॉज 2 भी है, इसके बावजूद भी रिलीज ऑन बेल, कि बेल पे छोड़ा जा सकता है, किसको? तो कह रहा है इफ सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, अगर वह 16 साल से नीचे का बच्चा है। हाँ, तो आप तो एक ऐसा एक सोचिए, थोड़ा सा इसमें लॉजिक ढूंढिएगा आप लोग। 16 साल से नीचे का बच्चा रहेगा तो वो जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा ट्रीट होगा, ठीक है, जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा होगा वो, तो वो रेगुलर इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये सब ध्यान रखिएगा, ये लिख दिया है प्रोविजो में, वो अलग बात है, लेकिन अब उसको हम लोग जेल बोलते भी नहीं है। अब तो बड़ा इतना अच्छा जो आपको पोक्सो एक्ट है, पोस्को एक्ट, क्या नाम है उसका, कौन सा एक्ट बोलते हैं उसको? कौन सा? हाँ, नहीं एक्ट कौन सा है बच्चा के लिए? हाँ, तो कौन सा एक्ट हुआ? ठीक है, एंड सेक्सुअल ऑफेंस ना उसका। हाँ, तो वो बच्चा वाला जो आपका एक्ट है उसके अंदर कवर होता है। तो साथ में इसको लिख दिया है प्रोविजो में, तो कहता है कि चाइल्ड के लिए क्लॉज 1 and 2 रहते हुए, ये ध्यान दीजिएगा, ये उसका प्रोविजो है कि अगर ऊपर वाला भी कंडीशन अगर है, लेकिन अगर वह बच्चा है या कोई वुमेन महिला है उसको दिया जा सकता है, या कोई बीमार बूढ़ा बीमार आदमी है, या कोई बीमार आदमी है जो सर्दी खांसी बीमारी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, बीमार मतलब बीमार, ठीक है ना, सिक पर्सन या फिर इनफॉर्म पर्सन,
तो उसको दिया जा सकता है। वहां लिखा हुआ द कोर्ट में डायरेक्ट, मे का मतलब समझिएगा कि ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का, और चीजें देखी जाएगी, बट ये उनको दिया जा सकता है। ये स्पेशल प्रोविजन है इन जैसे लोगों के लिए। किसके लिए? चाइल्ड के लिए, वुमेन के लिए, सिक के लिए, या फिर इन्फॉर्म पर्सन के लिए। ठीक है, क्लियर? और कुछ नहीं है? हाँ, प्रोविजो क्लियर। अब हम नेक्स्ट एक और प्रोविजो है वह भी साथ में पढ़ ही देते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट ए पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या क्या था? 7 साल वाला जो नियम था कि अगर वो बार बार ऑफेंडर है, रेगुलर ऑफेंडर है, उन जैसे लोगों के लिए कह रहा है क्लॉज 2 बी रिलीज ऑन बेल इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज जस्ट एंड प्रॉपर सो टू डू फॉर एनी अदर स्पेशल रीजन। बोले ना हम लोग स्पेशल प्रोविजन पढ़ रहे हैं। कह रहा है क्या कि अभी जो हम लोग बात किए रेगुलर ऑफेंडर के लिए कि उसको नहीं छोड़ा जाएगा, वहां पे सेल नोट लिखा हुआ है कि उसको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है, इसका प्रोविजो कह रहा है, परंतु में कह रहा है कि उसको भी छोड़ा जा सकता है अगर कोई विशेष कारण हो। वहां भी में शब्द का इस्तेमाल हुआ है प्रोविजो में कि कोर्ट उसको छोड़ने का आदेश दे सकता है बेल पे अगर कोई स्पेशल रीजन हो। क्या हुआ? अभी वो नहीं, अभी वो पेरोल बेल नहीं है अभी, ठीक है ना। स्पेशल रीजन कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि अगर इस सिक के अंदर आ गया हो, ठीक है ना, या कुछ इस तरह का, जैसे कि आप जिसका हम बाद में हम उसका वो ले सकें, डिफेंस ले सकें, जस्टिफाइड कर सकें जिसको, जैसे कि हम लोग आईपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन 96 वाला पोर्शन, 96 से 106 तक प्राइवेट डिफेंस के अंदर पढ़ते हैं ना सब चीज को। वहां तो एक्सेप्शन है ना वो सब चीजें। सडन ग्रेव प्रोवोकेशन सेक्शन, वो सेक्शन 300 में पढ़ते हैं इस चीज को हम लोग। कोई अगर विशेष कारण रहा हो तो जिस कारण पर उसको छोड़ा जा सकता है, और वो उसको सर्कमस्टांसेस नहीं मिला होगा तब तो ये लिखकर छोड़ दिया ना, ये कोर्ट के मर्जी पर छोड़ दिया। अगर कोई विशेष बात होती तो लिखता, लेकिन यह कोर्ट के अपने दिमाग पे छोड़ दिया, अपने बुद्धि विवेक पर छोड़ दिया कि अगर कोई ऐसा ठोस कारण रहा हो जिस कारण पे, जिस ग्राउंड पे उसको छोड़ा जा सकता है, तो यह कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो छोड़ सकता है उसको। ठीक है, हाँ, हो सकता है कुछ इस तरह का विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुआ हो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। और ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इसमें अब काम का चीज पर आते हैं हम लोग फिर, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम जो प्रोविजो पढ़ रहे हैं यह जो है मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, डिस्क्रिशन है, ये याद रखिएगा। ये आपका राइट नहीं हो रहा है, या जो पूरा जो प्रोविजन पर है अभी ये डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट की मर्जी है, यह मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसको लिख दिए हैं, स्पेशल प्रोविजन लिख दिए हैं इसको। नेक्स्ट हमारा आइए सेक्शन 437 सब सेक्शन 1 के अंदर ही, सेक्शन 437 सब सेक्शन 1 के अंदर ही है, अपॉर्चुनिटी नहीं लिखे यहां पे, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि आप पीपी को सुनेंगे, किसी को बेल देने से पहले पीपी से भी राय ले लेंगे, पीपी को भी सुनेंगे कि पीपी इस बारे में क्या बोलता है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या ओपिनियन है, बेल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बेल नहीं देना चाहिए, अगर वो पीपी ऑब्जेक्शन लगाता है क्यों नहीं देना चाहिए, इन सब चीज की हियरिंग होगी। सुनिएगा, ये आपका नेक्स्ट फोर्थ प्रोविजो, चौथा प्रोविजो देखिए 437 फोर्थ प्रोविजो। अब देखिए ये क्या कहता है फोर्थ प्रोविजो, इफ द ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय द एक्यूज्ड पर्सन इज पनिशेबल विद डेथ। अब ध्यान से सुनिएगा कि पीपी को कब कब सुनना है, लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर,
then before releasing him on bail an opportunity of hearing is to given to the public prosecutor. सबको मिल गया ये चीज, फोर्थ प्रोविजो मिल गया, वेरी गुड। तो अब सुनिए, अगर कोई ऐसा ऑफेंडर है, ठीक है ना, जो ऐसा अपराध किया है जिसमें कि उसको 7 साल से ऊपर का सजा मिलेगा, और अगर कोर्ट उसको बेल दे रही है या देना चाहती है या बेल की सुनवाई करना चाहती है, तो पीपी को भी सुना जाएगा। बिना पीपी को सुने हुए उसको बेल नहीं मिलेगा। क्लियर? एकदम छोटी सी बात है यह। चाहे डेथ पेनल्टी मिल रहा हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल रहा हो, या 7 साल से ऊपर का सजा वाला मामला हो, और मजिस्ट्रेट साहब जो है उसको बेल देना चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा, उसको पीपी को भी बुलाया जाएगा, नोटिस किया जाएगा पीपी को कि आइए इस तरह का मामला है, बेल पे बात करेंगे, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तब पीपी साहब कहेंगे कि हाँ ठीक है, बेल दे दीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमको, या मत दीजिए बेल, ये बड़ा हिनियस क्राइम किया है, ये बाहर निकल के फिर समाज को थ्रेट करेगा, फिर विक्टिम को थ्रेट करेगा, फिर जो वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, खरीद फरोख्त करेगा, एविडेंस को जो है डिसअपियर करने की कोशिश करेगा, टेम्परिंग करेगा एविडेंस को। तो कुछ इस तरह का अगर सर्कमस्टांसेस बताता है पीपी, तो कोर्ट उसको सुनेगा और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि बेल देना है कि नहीं देना है। चलिए, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, बेल विथ कंडीशंस। सेक्शन 437 सब सेक्शन 3, सेक्शन 437 सब सेक्शन 3, बेल विथ कंडीशंस। Where a person accused of an offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more, or of offense under chapter 6, chapter 16, chapter 17 of the IPC। क्या क्या है आईपीसी में उस चैप्टर में, बताइए जरा आप लोग। चैप्टर 6 में क्या है? चैप्टर 6 बोल रहे हैं आईपीसी का, चैप्टर 6 स्टेट, ठीक है, राजद्रोह, देशद्रोह, जो हम लोग अब जो जिक्र हम जिसकी बात कर रहे हैं चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 16 में क्या है? चैप्टर 16 में ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, यही। चैप्टर 17 में क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाँ है ना, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है कि अगर आईपीसी का ये सब वाला चैप्टर है कि अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जो स्टेट के अगेंस्ट में है, कोई ऐसा अपराध हुआ है जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में है, जिसमें हम लोग मर्डर वगैरह सब पढ़ते हैं, ग्रीवियस हर्ट पढ़ते हैं, रेप पढ़ते हैं, या कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस है जिसमें हम लोग एक्सटॉर्शन पढ़ते हैं, थेफ्ट पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, तो अगर इस चैप्टर के अंदर लाई हो रहा है या इस तरह के चैप्टर में जो ऑफेंस है उसका एबेटमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, या फिर अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, एनी सच ऑफेंस इज रिलीज्ड ऑन बेल, द कोर्ट शैल इंपोज द कंडीशंस, कि आपको बेल देने से पहले कुछ कंडीशन लगा सकता है। इसी पर कल कोई बात कर रहा था हमसे, कंडीशनल बेल की बात कर रहा था कोई पिछली क्लास में, कोई इसका जिक्र कर रहा था, ठीक है। 437 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अगर आईपीसी का ये सब चैप्टर अगर आ रहा है, कवर हो रहा है, तो बेल देने से पहले जो कोर्ट है वह कुछ कुछ कंडीशन इंपोज कर सकता है। बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा और बॉन्ड में कंडीशन लगा देगा, that such person shall attend in accordance with the condition of the bond, ठीक। उसके बाद that such person shall not commit an offense similar to the offense of which he is accused। अब कोर्ट क्या शर्त लगा देगा कि ठीक है, तुमको बेल पर तो छोड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का अपराध में तुम्हारा फिर नाम नहीं आना चाहिए, ओके।
अब दैट सच पर्सन शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, उसके बाद थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the facts of the case और tamper with the evidence। तो ये सब कुछ कुछ शर्तें हैं जो लगा सकता है, और इन सब को छोड़कर कोर्ट को और अगर कुछ रीजनेबल लगेगा तो वो शर्तें जो है वो लगा सकता है, इंपोज कर सकता है आपको बेल देने से पहले, कि ठीक है तुमको बेल पे छोड़ रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद तुम फिर दोबारा इस तरह का जो है अपराध नहीं करोगे, तुम्हारा अपराध में इस तरह का फिर कोई संलग्नता नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, कोर्ट यह कह सकता है कि तुमको जब अटेंडेंस के लिए तुमको जब जब बुलाएंगे तुमको आना पड़ेगा। दो बात। तीसरी बात कि तुम विक्टिम को, तुम विटनेस को किसी भी तरह का थ्रेट नहीं दोगे, उसको इंड्यूस नहीं करोगे, ओके, एविडेंस के साथ टेम्परिंग नहीं करोगे। इन सबों को छोड़कर कोर्ट को और कुछ भी अगर रीजनेबल लगेगा तो वह भी शर्त इंपोज कर सकता है। क्लियर? सेक्शन 437 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा जो सेक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। कंसिडरेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। कंसिडरेशंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल देने से पहले क्या क्या चीजें जो है आप कोर्ट जो है कंसीडर करेगा। कल इसका पिछले क्लास में जिक्र भी किए थे कि किसी को बेल देने से पहले, क्योंकि कोर्ट का डिस्क्रिशन है, तो कोर्ट का डिस्क्रिशन मतलब ये नहीं है कि उसके मूड से चलेगा, तो ठीक आज मेरा मूड अच्छा है जाओ तुमको बेल दे दिए। नहीं, आज मेरा मूड बहुत खराब है, तुमको जो है क्या करेंगे, बेल नहीं देंगे। घर में बीवी से झगड़ा करके आए हैं, तुमको बेल नहीं देंगे। ये मूड पे नहीं चलेगा। ओके, आपको बेल देने से पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। एक केस आपको गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट, ये केस लिख लीजिए आप लोग, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट 1978 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट 1978 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 179। इसमें सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहा है, ठीक है ना, कि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि आप क्या करें, पहले उस फैक्टर्स पे उस चीज को तौल लीजिए, इस ग्राउंड्स को आप पहले देख लीजिए, और इसके बाद ठीक है ना आप डिसाइड कीजिए कि इसको बेल देना है कि नहीं देना है। लेकिन डिसाइड कर, बेल देने से पहले इन सब फैक्टर पे डिसाइड कर देख लीजिए इन सबको। ओके, यानी कि सिंपल सा चीज है, ये जो चीज कह रहा है, ठीक है ना, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल ग्रांट किया जाएगा, क्योंकि मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है, ठीक है ना, डिस्क्रिशन नीड नॉट बी एक्सरसाइज ऑन साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल एंड इन रीजनेबल मैनर, ठीक है ना। डिस्क्रिशन नीड्स, उसको क्या चीज चाहिए डिस्क्रिशन को, बोले ना कि ये मूड का मतलब नहीं बनता है इसमें कि मेरा मूड अच्छा है खराब है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि आप इस चीज को एक्सरसाइज करने से पहले, ठीक है ना, और जुडिशरी के भलाई के लिए साउंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना, और रीजनेबल मैनर के लिए आप ये सब चीजें आप देख लीजिए। क्या क्या चीजें हैं, आप लोग राइट डाउन करना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, बाकी इन जनरल आप लोग जानते भी हैं। सबसे पहले आप क्या देखिए, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, कि आखिर किस तरह का अपराध हुआ है और उसकी डिग्री क्या है, उसकी क्या ग्रेविटी है। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, जो केस बोले थे उस केस का ये प्रिंसिपल्स हैं। हमने ये सब ग्राउंड बताया था कि ये सब ग्राउंड चेक करना है आपको। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। सेक्शन कहां पढ़ रहे हैं हम, केस का गाइडलाइन पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कंसीडर करेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देने से पहले कोर्ट क्या क्या चीजें देख लेगा। डिस्क्रिशन का मतलब यह नहीं है कि मूड पे दीजिए,
ठीक है ना, कोई सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इन जनरल। ठीक है राहुल। दूसरा, ठीक है ना, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, SEVERITY, सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, कि कितना सजा मिलने वाला है। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात वो डिपेंड करेगा नेचर एंड ग्रेविटी पे ही। तो पनिशमेंट की मात्रा देख लीजिए, कितना पनिशमेंट मिलने वाला है। थर्ड नंबर, तीसरा लिख लीजिए आप लोग, नेचर ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एक्विजिशन, नेचर ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, अब दोनों में बड़ा फर्क है। हम एक मर्डरर को ले आए, एक अपराधी को लाए जिस पर यह अपराध चार्ज लगा हुआ था कि इसने खून किया है। अब अगर इसका मेरे पास आई विटनेस है तो बात अलग होगी, और आई विटनेस कोई नहीं है, उस पर केवल शक है, तो बात अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? हां, तो यही कह रहा है, कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप एविडेंस का नेचर भी देख लीजिए कि किस तरह का एविडेंस है, उस पर एक्विजिशन साबित होने के लिए, एक्विजिशन के सपोर्ट में किस तरह का एविडेंस जो है पीपी साहब आपको बता रहे हैं या अवेलेबल है। अभी फिलहाल पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है अभी, तो कोई आई विटनेस नहीं है। हो सकता है बाद में सर्कमस्टांशियल एविडेंस मिल जाए, हो सकता है बाद में आई विटनेस भी मिल जाए, लेकिन प्राइमा फेसी अभी क्या है कि अभी जो है इसके सपोर्ट में कोई खास एविडेंस नहीं है हमको, तो आप उसको बेल पर रिलीज कर सकते हैं। उठा तो ले आया है उसको शक के आधार पर, लेकिन शक का आधार तो बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो कहता है उसको आप बेल पे रिलीज कर सकते हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में है। नेचर ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है ना, एंटीसीडेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड, एंटीसीडेंट्स ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है ना, एक्यूज्ड की अपनी प्रवृत्ति, किस नेचर का एक्यूज्ड है, किस चाल चलन कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है, यह भी देख लीजिए। नेक्स्ट, डेंजर ऑफ एविडेंस एंड विटनेसेस बीइंग टेम्पर्ड विथ, danger of evidence and witnesses being tampered with, कि अगर हम इस एक्यूज्ड को बेल पर छोड़ देंगे तो एविडेंस को कितना खतरा है, एविडेंस के साथ क्या छेड़छाड़ किया जा सकता है, क्या विटनेस गवाह जो है उसको कोई खतरा है, यह भी आप काम कोर्ट का देखना है कि ये जो आदमी है ये समाज में बड़ा दबंग आदमी है, इसको बेल पर छोड़ देंगे तो ये तो जाके सारा विटनेस को डरा देगा, धमका देगा, सारा एविडेंस गायब करवा देगा। तो यह भी चीज देख लेना है। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस, FLEEING, fleeing with justice, possibility of accused fleeing with justice। अब कोर्ट को लगेगा कि जैसे ही इसको बेल पर छोड़ेंगे ये भाग जाएगा, कहीं नेपाल भाग जाएगा। ठीक है, इसका वीजा तो रखवा लेंगे, विदेश नहीं जा पाएगा, नेपाल तो भाग ही सकता है, कहीं जाकर अंडरग्राउंड हो जाएगा, छुप जाएगा, दोबारा हाथ नहीं लगेगा ये। तो ये भी कोर्ट देख लेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग जाएगा, फ्ली कर जाएगा,
उसकी भागने की संभावना कितनी है, यह भी देख लेगा। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एक्यूज्ड, पोजीशन ऑफ एक्यूज्ड विथ रेफरेंस टू द विक्टिम, पोजीशन ऑफ एक्यूज्ड विथ रेफरेंस टू द विक्टिम, विक्टिम के साथ जो एक्यूज्ड है उसका क्या पोजीशन है, क्या रिलेशन है। हो सकता है कोई ऐसा ऑफेंडर हो जो उसको बाद में जाकर अभी बेल पर छोड़ देगा, उसको विक्टिम के साथ ही रहना पड़े, उसी घर का कोई सदस्य हो, पड़ोसी हो, बहुत नियरेस्ट पड़ोसी हो, तो ये सब चीज भी देख लेगा कि दोनों की क्या स्थिति है, विक्टिम की और एक्यूज्ड की क्या स्थिति है, क्या रिलेशन है, क्या पोजीशन है। नेक्स्ट, likelihood of repeating offense, likelihood of repeating offense, कोर्ट को लगेगा कि यार इसको छोड़ेंगे फिर ये करके आएगा, बोले ना कि वो रेगुलर ऑफेंडर है, फिर से ऑफेंस को रिपीट करेगा यह। नेक्स्ट, हेल्थ, एज एंड सेक्स ऑफ द एक्यूज्ड, यहां पढ़े भी थे हम लोग कि अगर कोई सिक आदमी, बीमार आदमी है, इन्फर्म पर्सन है, तो हेल्थ को भी कंसीडर किया जाएगा, एज को भी कंसीडर किया जाएगा। अब कोई 60 साल का बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, यानी कि एज को भी कंसीडर किया जाएगा और सेक्स को भी, मेल है या फीमेल है, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक, और लास्ट, अंतिम, सर्कमस्टांसेस इन विच क्राइम वाज कमिटेड, कि किस परिस्थिति में यह अपराध हुआ, ठीक है ना, वह भी देखा जाएगा कि ये जो आदमी आया है ये वाकई में मतलब क्या अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, नहीं, बड़ा साधु किस्म का आदमी है, इससे गलती में या कुछ इस तरह का सर्कमस्टांसेस हो गया था जहां इसको जो है किसी की जान लेनी पड़ गई, तो यह भी कोर्ट कंसीडर करेगा, ठीक है ना, कि सर्कमस्टांसेस इन विच क्राइम वाज कमिटेड, कि किस परिस्थिति जन्य यह अपराध जो है वो हुआ है। क्लियर? ओके, तो यही आपका है सुप्रीम कोर्ट का इस वाले केस में जो गाइडलाइन था वो यही था कि आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर ग्रांट कर रहे हैं किसी को बेल, तो उससे पहले जो डिस्क्रिशन शब्द इस्तेमाल किए कि आपकी मर्जी है, तो अब डिस्क्रिशन को आप क्या कीजिए, इन सब तराजुओं पे तौल लीजिए, देख लीजिए किसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारा। एक और एक सेक्शन बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, सेक्शन 439 पे आ जाइए आप लोग। अब सेक्शन 439 और जो बीच में सेक्शन बचा हुआ वह भी बताएंगे, बट समझिएगा क्योंकि अभी एंटीसिपेटरी बेल बाकी ही है, तो कहीं कहीं से जो है काम का चीज बता रहे हैं आप लोग को। अब देखिएगा 439 कह रहा है पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। निकालिएगा सेक्शन 439, सेक्शन 439, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। मिला? हाँ, उसका तो स्पेशल पावर है, हाई कोर्ट की तो कोई बात ही मत कीजिए, हाई कोर्ट तो बहुत पावर रखा हुआ है, इसमें इनबिल्ट है, इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत सारा पावर, ठीक है। हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा। ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल if the offense is of the nature specified in subsection 3 of section 437। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं 437 subsection 3 may impose any condition which is considered necessary for the purpose of mention in that subsection।
that any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail the set aside or modify। देखिए कितना पावर है हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कि अगर मजिस्ट्रेट कोई बेल दे भी दिया है और विद कंडीशन दे दिया है तो हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास यह अधिकार है कि उसको क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, उस कंडीशन को बदल सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और सेट असाइड भी कर सकता है। यह भी सुनिएगा। तो हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास बहुत ज्यादा पावर है बेल को लेके। ठीक, हाँ नेक्स्ट आ जाइए। प्रोवाइड, परंतु में देख लीजिए बड़ा अच्छा खूबसूरत बात लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन shall before granting bail to a person who is accused of an offense which is triable exclusively by the court of session or which the not so triable is punishable with imprisonment for life, give notice to the application for bail to the PP unless it is for reason to be recorded in writing of opinion that is not practical to give such notice। हाँ ठीक है, ये तो चीज बता ही दिए हैं कि कुछ इस तरह के मामले होते हैं जिसमें कि पीपी को भी सुना जा सकता है, पीपी को भी सुनना है, और अगर नहीं सुनना है पीपी को तो इस बात को वो रिकॉर्ड कर लेगा कि पीपी को क्यों नहीं सुने, हम क्यों जरूरी नहीं समझे पीपी को सुनना। ओके, हाईकोर्ट के पास बहुत पावर है, हाँ कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी बहुत पावर है। तो इन जनरल प्रैक्टिस में अगर यह संभव हो तो पीपी को नोटिस कीजिए और उसको सुन लीजिए। और अगर कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लिखा हुआ है साफ साफ, गिव नोटिस टू द एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पीपी। जैसे ही बेल के लिए कोई लगाया आपके पास, कोर्ट के पास लगाया, वो नोटिस कर देगा पीपी को कि बेल का एक मैटर आया है, आइए। जब तक कि नहीं इट इज फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू गिव सच नोटिस। और अगर नोटिस देना नेसेसरी नहीं है, नहीं दे पाया, जो भी चीज है तो वो इस चीज को रिकॉर्ड कर लेगा, बस। नेक्स्ट आ जाइए 2 नंबर। हाँ 2 में देखिए हाईकोर्ट का और पावर, एक पावर देख लीजिए, अच्छा पावर है हाईकोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का। द हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। अगर इस चैप्टर के हिसाब से, ठीक है ना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 437 पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है ना, या बेल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उस हिसाब से किसी आदमी को बेल दे भी दिया गया है तो हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि उस बेल को कैंसिल करके उस आदमी को अरेस्ट करवा सकता है, फिर से कस्टडी में ला सकता है। अगर मजिस्ट्रेट ने किसी को बेल दे भी दिया है इस चैप्टर के हिसाब से तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन में या फिर हाई कोर्ट में, ठीक है ना, अगर कोई चला गया अपोजिट पार्टी तो वह जो है वो क्या कर सकता है, बेल को मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है, बेल को कैंसिल भी कर सकता है और बात उसको कस्टडी के लिए भी कर सकता है और उसको वापस जेल भी भेज सकता है। ठीक है, आपका 439 पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, ये स्पेशल पावर है हाई कोर्ट का, कोर्ट ऑफ सेशन का, यहीं पे आपका समाप्त होता है। इतना ही बात कह रहा है 439।